वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार गाइडेंस पॉइंटर में स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई में आए हुए जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आज भौतिक विज्ञान विषय को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? तो कणों की तरंग प्रकृति डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई थी और एक क्वेश्चन 2017 यूपीएसआई में आया था। तो कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है और उनकी तरंग दैर्ध्य उनके आवेग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा में नियंत्रित कर सकते हैं। तो कणों की तरंग प्रकृति डी ब्रोगली द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? तो चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई टेस्ला है। तो चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला है, जिसे कैपिटल टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्गसीजियस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है, तो अर्ग ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन सीजियस पद्धति में और ऊर्जा का मात्रक एसआई पद्धति में जूल है। न्यूटन बल का मात्रक है। 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को 1 न्यूटन कहा जाता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की एसआई पद्धति है और 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई टेस्ला है और 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। थर्ड क्वेश्चन, एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसका मात्रक एम्पियर है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है और इसका मात्रक एम्पियर है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर कहते हैं। अगर किसी परिपथ में 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से विद्युत आवेश प्रवाहित किया जा रहा है तो उसे ही 1 एम्पियर कहेंगे। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का, जबकि एनीमोमीटर का उपयोग वायु का वेग मापने के लिए, यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन मापने के लिए, पिक्नोमीटर द्रव का घनत्व मापने के लिए और वेवामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुण मापने के लिए। तो एनीमोमीटर वायु वेग मापने के लिए, यूडियोमीटर गैसों के मिश्रण का आयतन परिवर्तन मापने के लिए, पिक्नोमीटर द्रव घनत्व मापने के लिए और वेवामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? तो पूछ रहा है शक्ति की विमा क्या है? तो शक्ति की विमा m के पावर m l पावर 2 और t के पावर -3 है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय और कार्य बराबर होता है कार्य यानी कि W बराबर होता है Fd यानी कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो इस प्रकार इसका हम विमा निकाल लेंगे और विमा आएगा हमारा m l के पावर 2 t के पावर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? तो दृष्टि वैषम्य को बेलनाकार लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। आँख के कॉर्निया में लेंस के अनियमित आकार से दृष्टि वैषम्य उत्पन्न होता है। तो आँख के कॉर्निया में अगर लेंस अनियमित आकार से बढ़ जाता है तो उसे ही दृष्टि वैषम्य कहा जाता है। यह दोष नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता के अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। तो इस
दोष के कारण व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में अंतर नहीं कर पाता। यदि वह कर भी पाएगा तो अगर क्षैतिज दिशा में अंतर कर पाएगा तो ऊर्ध्वाधर में नहीं, और यदि ऊर्ध्वाधर में कर पाएगा तो क्षैतिज में नहीं। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। तो जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सालयों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सालयों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं, जिससे गाड़ी के पीछे आने वाली गाड़ियां उन्हें छोटी दिखाई दें ड्राइवर को। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए अवतल दर्पण, जबकि गाड़ियों को पीछे की तरफ देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया था। तो वे कौन से वैज्ञानिक थे भारत के? तो थे सीवी रमन जी। तो सीवी रमन जी ने 1921 ईस्वी में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध प्रस्तुत किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल का पुरस्कार दिया गया, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। तो सीवी रमन जी को प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सन 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इसी खोज के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 18 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 18 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी का मापन किया जाता है, इसलिए प्रकाश वर्ष को दूरी का मात्रक कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। तो एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के घात 15 मीटर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के घात 15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में स्थान दिलाया। तो विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक उद्योगपति भी थे। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को सन 1966 ईस्वी में पद्म भूषण भी प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वथनांक यानी कि जिस ताप पर कोई भी द्रव वस्तु गैस अवस्था में बदल जाती है, उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहा जाता है। तो फ़ारेनहाइट तापमान पर जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सेल्सियस पैमाने पर क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के बल और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हवा के बल और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हवा के बल और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहनों का वेग मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए, थर्मामीटर ताप मापने के लिए और एनीमोमीटर आपको बता ही चुका हूँ हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है, उसके बाद तांबा है, फिर तांबे के बाद कॉपर है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक दिए गए ऑप्शनों में कॉपर सही होगा। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर और सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, तो सर्वाधिक सुचालक चांदी, उसके बाद कॉपर। लेकिन चांदी महंगी होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मॉस यान द्वारा किया गया था। इसकी वजन 360 किलोग्राम थी। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे, वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी का प्रयोग और एक्स किरण खगोलकी का प्रयोग। तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था जो 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? तो ध्वनि मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं। तो ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी ऊष्मा का मात्रक तथा न्यूटन बल का मात्रक और फ़ारेनहाइट ताप मापने का एक पैमाना है। अंटार्कटिका में जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो अंटार्कटिका में जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस.जे. कौसिम थे। तो अंटार्कटिका में जाने वाले प्रथम प्रभारी डॉक्टर एस.जे. कौसिम थे, जिसे सैयद जहूर कासिम कहते हैं। यह एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने अंटार्कटिका अन्वेषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की मदद की तथा 1981 से 1988 के मध्य 7 अन्वेषण अभियानों को निर्देशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में अमोनिया द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है तथा तांबे की एक वाष्पक कुंडली में फ्रियान गैस भरा जाता है जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर को ठंडक पहुंचाता है। तो रेफ्रिजरेटर में एक अमोनिया गैस और दूसरा फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी का प्रयोग किया जाता है। तो एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड है। तो एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित होती है। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है। तो बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक। तो इसकी गणना के लिए वजन बटा किलोग्राम, वजन बटा लंबाई स्क्वायर होता है। तो बीएमआई की गणना करने के लिए वजन को लंबाई के स्क्वायर से यानी कि लंबाई के गुणनफल से भाग देने पर बीएमआई प्राप्त हो जाता है। जब वजन हम इसमें किलोग्राम में लेंगे और लंबाई को मीटर में लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया, यह किस एक का उदाहरण है? तो यह न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है कि कोई भी किताब अगर कहीं रखा है तो वह अपने स्थान पर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। तो न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु
तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य आरोपित न किया जाए। अर्थात कोई भी वस्तु कहीं पर भी रखी हुई है तो वह अपने स्थान से तब तक नहीं हटेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य आरोपित न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह किसका उदाहरण है? तो यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो यदि मैं किसी गेंद को दीवार पर फेंकता हूँ और वह पुनः वापस मेरे पास आ जाती है, तो यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली निकालने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगना, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम का। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना। परमाणु के अंदर कौन सा कण होता है? तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है जबकि प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है और इलेक्ट्रॉन के नगण्य द्रव्यमान होने के कारण ही परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल इकाई है, तो अभी इसको जान ही चुके हैं कि डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि मतलब कि हम कोई आवाज़ बोलते हैं या कुछ बोलते हैं तो वापस वह हमें पुनः सुनाई देती है, उसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण परावर्तन है। तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है, जबकि ध्वनि तरंगे दूर स्थिर किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होते, इसे परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है? चांदी। तो ऐसी धातुएं जो ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है सुचालक कहलाती है। तो ऐसी धातुएं जिसमें ऊष्मा या विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे सुचालक कहते हैं। और चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक चांदी है, उसके बाद तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन। तो चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। तो जब छोटे छोटे दो नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया के कारण अत्यधिक ऊर्जा भी निकलती है। तो ये ही नाभिकीय संलयन है। बेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? तो बेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। तो बेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, जिससे उस स्थल की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। तो बेरी लाइट का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अन्वेषण यानी कि जांच के दौरान अगर किसी व्यक्ति का झूठ पकड़ना है तो उसके लिए नार्को टेस्ट भी किया जा सकता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किया जा सकता है और पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा सकता है। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। जैसे अन्वेषण के दौरान अपराधी सही बोल रहा है या झूठ, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पॉलीग्राफ टेस्ट। झूठ का पता लगाने में सहायक है।
इसके अलावा ब्रेन मैपिंग में व्यक्ति के मस्तिष्क संवेदनाओं को रिकॉर्ड करके भी सत्यता की जांच की जाती है। नार्को टेस्ट के माध्यम से झूठ और साथ ही साथ कोई अन्य जानकारी जो छिपा रहता है जान सकते हैं, अतः तीनों ही विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या है। तो हम भोजन जो करते हैं उसकी ऊर्जा की हमें किस भोजन से कितना ऊर्जा प्राप्त हो रहा है उसकी यूनिट क्या है। तो हम भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। तो भोजन की ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है, जबकि ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है और हॉर्स पावर विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है। तो टेलस्टार विश्व का प्रथम संचार उपग्रह है, जबकि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। तो विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलस्टार फर्स्ट है, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन यह आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। तो विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलस्टार फर्स्ट है, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, उसके बाद द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो किस ध्वनि की गति सबसे सर्वाधिक ठोस में और सबसे कम गैस में होती है। तो निम्न ऑप्शन में बर्फ एक ठोस है, तो अर्थात ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस पदार्थ यानी कि बर्फ में होगी। तो ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं कि किस पदार्थ में कितनी ध्वनि की गति होती है। तो एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 1420, जबकि कांच में 5640, लोहा में 5130 और वायु में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो वायु में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकेंड और सर्वाधिक एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड, जबकि निर्वात में ध्वनि की गति 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग मानचित्र द्वारा दूरी मापने के लिए होता है। तो ओपिसोमीटर का प्रयोग मानचित्र द्वारा दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो मानचित्र द्वारा दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और एक असंकित डायल लगा होता है। इस पहिया को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी दूरी ज्ञात करनी होती है। दांतेदार पहिया द्वारा चली गई दूरी को मापक द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। इसे कर्वीमीटर या मेलोग्राफ भी कहा जाता है। तो दांतेदार पहिया द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है और इसे कर्वीमीटर या मेलोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलायन वेग किसे कहते हैं। तो पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है जिससे यदि हम पृथ्वी से किसी पिंड को पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से तेज फेंक दें तो वह वापस पृथ्वी पर न आए, अर्थात पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति को क्रॉस कर जाए, तो इसे ही पलायन वेग कहते हैं। तो वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए पलायन वेग कहलाता है। तो वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाए पलायन वेग कहलाता है। और पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से पृथ्वी से फेंक दिया जाए तो वह वापस पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती। तो वायुमंडल में क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती, जबकि नाइट्रोजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। अब वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इसका संगठन निम्न प्रकार है। तो इसका संगठन है, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाया जाता है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि 78.08%।
इसके बाद ऑक्सीजन 20.90% तो 20.90% ऑक्सीजन सर्वाधिक, नाइट्रोजन, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, इसके अलावा मीथेन, क्रिप्टॉन तथा जेनॉन अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो कुल इतनी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्रकाश की तरंग का सिद्धांत ना मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था, ना ना न्यूटन, ना मैडम क्यूरी। तो चारों ऑप्शन इसमें से गलत है। तो न्यूटन के समकालीन विद्वान हाइगेंस ने सन 1678 में प्रकाश के तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने 1678 ईस्वी में प्रकाशित किया था। कौन सा भारी जल है? तो भारी जल किसे कहते हैं? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल कहा जाता है। इसका प्रयोग परमाणु नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो भारी जल किसे कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है और इसका प्रयोग परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब किसी पदार्थ के तापक्रम बढ़ता है तो उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब तापक्रम बढ़ेगा तो अणु एक दूसरे की तरफ गति करने लगेंगे, जिस कारण इनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो उनके अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब है, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका क्या नाम है? तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर तारापुर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम अप्सरा है। तो अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। तो अप्सरा रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था, जो वर्ष 2010 से कार्य करना बंद कर दिया है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। तो अप्सरा रिएक्टर एशिया का भी और भारत का भी पहला परमाणु रिएक्टर था, जिसे तारापुर में स्थापित किया गया था और यह 2010 से अपना कार्य करना बंद कर दी है। और परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वायुदाब को मापने वाला उपकरण क्या है? तो वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो वायुदाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। अमीटर विद्युत धारा तथा एनीमोमीटर द्वारा पवन का वेग मापा जाता है। तो बैरोमीटर द्वारा वायुदाब मापा जाता है, क्रोनोमीटर द्वारा जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है, अमीटर या एमीटर द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा पवन का वेग मापा जाता है। तो आज हमने अपने इस सीरीज में यूपी पुलिस में आए हुए भौतिक विज्ञान के सभी क्वेश्चनों को कवर किया। नेक्स्ट सीरीज में हम रसायन विज्ञान के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।